हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन 132 एवं 133 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, जब मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था तब मुझसे प्रशिक्षण के दौरान कहा गया कि किसी एक विषय पर अपनी टिप्पणी प्रकट कीजिए, तो मैंने अपना तर्क देने के लिए गैट वार्ता को चुन लिया था। गैट यानी आयात निर्यात एवं व्यापार पर आम संधि जनवरी 1948 से प्रभाव में आई। आजकल इस संधि के तहत वार्ताओं का 8वां दौर चल रहा है। यह दौर 1986 से शुरू हुआ और 1990 में समाप्त हो जाना चाहिए था, किंतु यूरोपीय समुदाय और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मतभेद पैदा हो जाने की वजह से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तब गैट के महानिदेशक श्री डंकल ने समझौते हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। यही वह डंकल प्रस्ताव है जिसका डंका आजकल दुनिया में बज रहा है। डंकल प्रस्ताव की एक अनूठी बात यह है कि आज तक विकासशील देशों को अपने अंदरूनी बाजार की सुरक्षा की जो छूट थी उसे समाप्त करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। तीसरी अभूतपूर्व बात यह है कि पहली बार संपदा संबंधी अधिकार को इसमें स्थान मिला है। खेती में इन तीनों के मिले जुले असर गंभीर और दूरगामी हो सकते हैं। खेती हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हमारे देश के अधिकतर लोग खेती द्वारा रोजगार पाते रहे हैं। हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा खेती से प्राप्त होता रहा है। गरीबी देश होने के नाते भारत का अधिकतर आबादी अपनी आमदनी का बड़ा भाग अपने भोजन पर खर्च करती है। इसके अलावा हमारे कई उद्योग भी खेती से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर हैं। खेती मात्र आर्थिक गतिविधियां न होकर हमारे लिए एक सांस्कृतिक परंपरा हो गई है। यदि देखा जाए तो डंकल प्रस्ताव मूलतः उत्तर में स्थित विकसित देश का हित साधक है। दरअसल यह प्रस्ताव बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सरोकार व्यक्त करता है। यद्यपि अतिरिक्त उत्पादन ठिकाने लगाने की चिंता इसके मूल में है। इसके विपरीत दक्षिण के देश की मूल चिंता उत्पादन बढ़ाने, वितरण में समानता लाने, खाद्यान्न सुरक्षा हासिल करना है। डंकल प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का मतलब सिर्फ सीधे खेती से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि अन्य हिस्सों का असर खेती पर नहीं पड़ेगा। वर्तमान दौर में खेती गैट वार्ता का केंद्रीय बिंदु बनी हुई है, जिसकी सफलता यूरोपीय और अमेरिका के बीच समझौते पर निर्भर करती है। आज तक खेती को गैट धारा से मुक्त रखा गया था। कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त लागू नहीं होती थी। ऐसे में आज यदि खेती एकदम से केंद्र बिंदु बन जाए तो ऐसा लगना स्वाभाविक है कि शायद खेती एक ऐसे संकट में फंस गई है जिसका अलग अलग पड़ गए राष्ट्र अपने आप कोई हल नहीं खोज पा रहे हैं। इस बाबत एक विश्वव्यापी प्रयास की जरूरत है और वाकई हम अगर खेती का नजारा देखें तब पता लगेगा कि ऐसी कई समस्याएं हैं, जिन पर दुनिया भर की सरकारों द्वारा ध्यान दिए जाने की
आज जरूरत है स्टॉप पैरा आदरणीय अध्यक्ष महोदय कोमा जब एकाधिकार खरीदी या राष्ट्रीयकरण की बात सामने आती है तो हमारे विरोधी भाइयों को यह शंका पैदा होने लगती है कि मंत्री जी पूंजीवादियों के प्रभाव में आने लग गए हैं और वे कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण इसलिए किया जा रहा है कि आप पूंजीपतियों की सेवा करना चाहते हैं कोमा और उनसे मिले हुए हैं स्टॉप जबकि असलियत तो यह है कि 50 बसों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो निश्चित रूप से वह 50 आदमी जो बसों के मालिक हैं हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वे विरोधियों की शरण ले लेते हैं स्टॉप तो फिर उनसे मिलने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता कि हम उनसे मिले हुए हैं स्टॉप हम मिले हुए हैं कि विरोधी उनसे मिले हुए हैं स्टॉप वे चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण न हो स्टॉप यही बात वन संपदा के ठेकेदारों पर लागू होती है स्टॉप वनों के कतिपय ठेकेदार हमारी वन संपदा का अनुचित दोहन न कर सकें कोमा उन्हें होने वाला लाभ सभी लोगों का लाभ बने स्टॉप इसी उद्देश्य को लेकर हमने वनों का राष्ट्रीयकरण किया है स्टॉप अकाल से उत्पन्न अभाव और मूल्य वृद्धि की स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही हमको अनाज का एकाधिकार खरीदी का निर्णय लेना पड़ा कोमा ताकि जमाखोर कोमा मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग कोमा गरीब आदमी का शोषण न कर सकें स्टॉप इन्हीं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण और एकाधिकार खरीदी करने की आवश्यकता होती है स्टॉप अब इसके लिए उनकी ओर से बहुत से उदाहरण दिए जा रहे हैं और अब वे कहने लगे हैं कि गेहूं का राष्ट्रीयकरण न हुआ होता तो इतनी मूल्य वृद्धि न हुई होती स्टॉप पैरा आदरणीय अध्यक्ष जी कोमा आप विगत वर्षों के गेहूं उत्पादन के आंकड़े देखें कोमा अगर उनका गहन अध्ययन किया जाए तब हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि गेहूं कोमा दाल कोमा चावल का राष्ट्रीयकरण न किया गया होता तो यहां भी 4 रुपए किलो गेहूं का मूल्य होता स्टॉप आप मूल्य वृद्धि की बड़े जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं कि मूल्य वृद्धि अत्यधिक हो रही है स्टॉप महंगाई बढ़ रही है स्टॉप मैं भी इसको स्वीकार करता हूं कि आज मूल्य वृद्धि इतनी ज्यादा हो रही है जिसे जनता सहन नहीं कर पा रही है स्टॉप लेकिन मूल्यों में जो बढ़ोतरी हो रही है कोमा उस संबंध में उनका मानना ऐसा है कि यह केवल मध्य प्रदेश में ही हो रही है स्टॉप ऐसा नहीं है स्टॉप आप वेट टैक्स और वाणिज्य कर घटाकर महंगाई कम कर सकते हैं स्टॉप सच पूछा जाए तो यह मूल्य वृद्धि पूरे भारतवर्ष में हो रही है स्टॉप इससे इनकार नहीं किया जा सकता है स्टॉप जहां तक हमारे प्रदेश की मूल्य वृद्धि का सवाल है वह दिसंबर 1972 से लेकर अभी तक 23% हुई है जबकि पूरे भारत में मूल्य वृद्धि का 28% है और महाराष्ट्र में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 33 है स्टॉप मैं मूल्य वृद्धि की तरफदारी नहीं कर रहा हूं कौमा बल्कि मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब मूल्य वृद्धि पूरे भारत में बढ़ रही है तो फिर उससे हमारा प्रदेश कैसे अछूता। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें।
इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।